आज सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले इस पवित्र धरती को नमन करता हूं, क्योंकि आज हमारा देश जहां भी है उसे यहां तक पहुंचाने में इस यूनिवर्सिटी कैंपस का बहुत बड़ा योगदान है। चीन में एक कहावत है कि अगर आप साल भर का सोचते हैं तो अनाज बोइए, अगर आप 10-20 साल का सोचते हैं तो फलों का वृक्ष बोइए, लेकिन अगर आप पीढ़ियों का सोचते हैं तो आप मनुष्य को बोइए। ये पटना यूनिवर्सिटी उस बात का जीता जागता सबूत है कि 100 साल पहले जो बीज बोया गया, 100 साल के भीतर अनेक पीढ़ियां यहां आकर के मां सरस्वती की साधना करके आगे निकल गई, लेकिन वो साथ साथ देश को भी आगे ले गई। यहां पर कुछ राजनेताओं का जिक्र हुआ कि इसी यूनिवर्सिटी से निकल करके किस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्होंने सेवाएं की है, लेकिन मैं आज अनुभव से कह सकता हूं, आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहां सिविल सर्विस का नेतृत्व करने वाले पहले 5 लोगों में बिहार की पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी न हो, ये हो नहीं सकता। इन दिनों मैं भारत सरकार में राज्यों से आए हुए हर छोटे मोटे अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा हूं। डेली 80, 90, 100 लोगों से बात करने के लिए बैठता हूं, 1.5-2 घंटे बातचीत करता हूं, और मैं अनुभव करता हूं कि उसमें सबसे बड़ा बल्क बिहार का होता है। सरस्वती की उपासना में अपने आप को खपा दिया है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब हमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को साथ साथ चलाना है। बिहार के पास सरस्वती की कृपा है, बिहार के पास लक्ष्मी की कृपा भी बन सकती है, और इसलिए भारत सरकार की सोच ये सरस्वती और लक्ष्मी का मिलन करते हुए बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। नीतीश जी का जो कमिटमेंट है, बिहार के विकास के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, और भारत सरकार पूर्वी भारत के विकास के लिए संकल्पबद्ध है, ये दोनों अवधारणाएं 2022 जब देश आजादी के 75 साल मनाए तो मेरा बिहार राज्य भी हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की बराबरी में आकर खड़ा रहे, उस संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है।
हमारे ये पटना नगरी गंगा जी के तट पर है और जितनी पुरानी गंगा धारा है, बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का, विरासत का मालिक है। जितनी पुरानी गंगा की विरासत है आपकी, जैसे जितनी पुरानी गंगा धारा की विरासत आपके पास है। जब भी चर्चा आती है, नालंदा विक्रमशिला को कौन भूल सकता है। मानव जीवन के संशोधन के क्षेत्र के 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 और जो अपने समृद्ध इतिहास का स्मरण रखता है, उसी की कोख में भावी इतिहास गर्भाधान करता है। जो इतिहास को भूल जाता है, उसकी कोख बांझ रह जाती है। और इसलिए भावी इतिहास के निर्माण का गर्भाधान भी समृद्ध, शक्तिशाली, भव्य, दिव्य भारत का सपना भी, उसका गर्भाधान इसी धरती पर संभव है और इसी धरती पर से पुलकित होने का सामर्थ्य है। क्योंकि इसके पास वो महान ऐतिहासिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, जीते जागते उदाहरण है। मैं समझता हूं इतना बड़ा सामर्थ्य शायद ही किसी के पास होता है। एक समय था जब हम स्कूल कॉलेजेस में सीखने के लिए जाते थे, लेकिन वो युग समाप्त हो चुका है। आज विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, मानव की सोच जिस प्रकार से बदल रही है, सोचने का दायरा जिस प्रकार से बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जीवन की सोच को, जीवन के व्यवहार को, वे ऑफ लाइफ को आमूलचूल परिवर्तन कर रहा है, तब हमारी यूनिवर्सिटीज भी, यूनिवर्सिटी में आने वाले हर नए विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये है, चुनौती ये नहीं है कि नया क्या सिखाएं, चुनौती ये है कि पुराना जो सीख करके आया है उसे कैसे भुलाएं। अनलर्न करना, डीलर्न करना और बाद में रीलर्न करना, ये आज के युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। फोर्ब्स मैगजीन के मिस्टर फोर्ब्स ने एक बार कहा था, शिक्षा की बड़ी मजेदार परिभाषा उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का काम है दिमाग को खाली करना। हमारी सोच क्या रही? दिमाग को भरना, रटते रहना, नई नई चीजें रटते रहना, भरते रहना। फोर्ब्स का कहना है शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को खाली करना। और आगे कहा
दिमाग को खुला करना। अगर सच्चे अर्थ में युगानुकल परिवर्तन लाना है तो हम सबको भी हमारी यूनिवर्सिटीज में दिमाग खाली करने का अभियान चलाना होगा, दिमाग खोलने का अभियान चलाना होगा। जब खुलेगा तो चारों तरफ से नए विचारों का प्रवेश की संभावना बनेगी। जब खाली होगा तो नए भरने के लिए जगह बनेगी। और इसलिए आज की यूनिवर्सिटीज उसे लर्निंग, टीचिंग नहीं, लर्निंग को बल देते हुए आगे चलना है। और समय की मांग है कि हम हमारे शिक्षा संस्थानों को उस दिशा में कैसे ले जाएं। मानव संस्कृति के विकास यात्रा को देखा जाए तो एक बात जिसमें कंसिस्टेंसी है, सातत्य है, और वो है इनोवेशन, नवाचार। हर युग में मानव जात लाइफस्टाइल में उसको जोड़ते चले गए हैं। देश प्रगति कर सकते हैं जो देश इनोवेशन को प्राथमिकता देते हैं। संशोधन, लेकिन वो सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज को संशोधन नहीं माना जाता है। विज्ञान के, जीवन के मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों के ऊपर काल बाह्य चीजों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढना और भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए रास्ते इंगित करना, नए संसाधन इंगित लाना और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ये समय की मांग है। ये है जो देश की ताकत बढ़ाती है। लेकिन कभी कभार हम सिद्धांतों के आधार पर एक आध प्रोजेक्ट लेकर के, एक आध इनोवेटिव चीज बना करके शायद प्राइज भी जीत लेते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, और मैं 100 साल पुरानी पटना यूनिवर्सिटी जिसने देश को बहुत कुछ दिया है, उस पवित्र धरती से देश भर के नौजवानों को आज आह्वान करता हूं, विद्यार्थियों को आह्वान करता हूं, फैकल्टीज को आह्वान करता हूं, यूनिवर्सिटीज को आह्वान करता हूं कि हम हमारे आसपास जो समस्या देखते हैं, सामान्य मानवी की जो कठिनाइयां देखते हैं, उसके समाधान के लिए कोई इनोवेटिव, उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी ढूंढ सकते हैं क्या? उसके लिए टेक्नोलॉजी सस्ती हो, सरल हो, अफोर्डेबल हो, यूजर फ्रेंडली हो। अगर एक बार ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के इनोवेशन को हम बल देंगे, वो आगे चलकर के स्टार्टअप में कन्वर्ट होगा। हिंदुस्तान के नौजवान स्टार्टअप के माध्यम से यूनिवर्सिटी की शिक्षा दीक्षा का इनोवेशन, भारत सरकार की बैंकों के मुद्रा योजना से बैंकिंग मदद और स्टार्टअप की दिशा में कदम, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज दुनिया में हिंदुस्तान स्टार्टअप की दुनिया में चौथे नंबर पर खड़ा है। देखते ही देखते हिंदुस्तान स्टार्टअप की दुनिया में अग्रिम पंक्ति में आ सकता है। और अगर वो आर्थिक विकास की एक नई दुनिया हिंदुस्तान के हर कोने में, हर युवा के हाथ में स्टार्टअप को लेकर के कुछ करने का इरादा हो, तो कितना बड़ा परिवर्तन और परिणाम मिल सकता है, इसका मैं भली भांति अंदाज कर सकता हूं। और इसलिए देश की यूनिवर्सिटियों को मैं निमंत्रण देता हूं, मैं पटना यूनिवर्सिटी को विशेष रूप से निमंत्रण देता हूं कि आइए इनोवेशन को हम बढ़ावा दें, हम दुनिया से आगे निकलने के लिए अपनी महारत हासिल करें। और भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं है जी।
और भारत भाग्यवान है कि आज हमारे पास 800 मिलियन, देश की 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। मेरा हिंदुस्तान जवान है, मेरे हिंदुस्तान के सपने भी जवान है। जिस देश के पास ये ताकत हो वो दुनिया को क्या नहीं दे सकता है, वो देश अपने सपनों को क्यों पूरा नहीं कर सकता है। मेरा विश्वास है अवश्य कर सकता है। और इसलिए अभी नीतीश जी ने बड़े विस्तार से एक विषय को बड़ा आग्रह से रखा और आपने भी बड़ी ताकत दी उसको तालियां बजा बजा करके। लेकिन मैं मानता हूं एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी ये बीते हुए कल की बात है। मैं उससे एक कदम आगे ले जाना चाहता हूं और मैं आज यही निमंत्रण देने के लिए आज इस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में विशेष रूप से आया हूं। हमारे देश में शिक्षा क्षेत्र के रिफॉर्म बहुत मंद गति से चले हैं। हमारे शिक्षाविदों में भी आपसी मतभेद बड़े तीव्र रहे हैं और रिफॉर्म के हर कदम, रिफॉर्म से ज्यादा समस्याओं को उजागर करने के कारण बने हैं।